नमस्कार दोस्तों, ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एपिसोड 5 और आज हम समझेंगे इमोशन साइकिल को और उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी कुछ और बातें। इमोशन साइकिल का मतलब होता है भावना चक्र, आप इसे सेंटिमेंट साइकिल भी कह सकते हैं। दोस्तों, इमोशन साइकिल को समझने से आपको यह पता चलेगा कि एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड से बाहर निकल जाने पर क्या सोचता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, इस बीच उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब कोई ट्रेडर बाजार में ट्रेड लेता है तब बाजार में जो राइज और फॉल आता है उस समय आपके इमोशंस कैसे बदलते हैं, आपका माइंडसेट कैसा होता है। इन इमोशंस को बाजार बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। और क्या आप जानते हैं बाजार के ट्रेंड को हर समय यह पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो और आपके इमोशंस किस लेवल के हैं। इन बातों का पता बाजार को कई सालों से चल रही इंसानों के साथ ट्रेडिंग से पता चला है और पिछले कई सालों से इंसानों का बिहेवियर बिल्कुल वैसा का वैसा है, वह बिल्कुल भी नहीं बदला है। इंसान जो गलतियां पहले करता था आज भी वही गलतियां लगातार करे जा रहा है। मतलब कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हम यह समझ सकते हैं कि इंसानों की प्रवृत्ति ट्रेडिंग के प्रति कई सालों से रत्ती भर भी नहीं बदली है। ह्यूमन बिहेवियर जैसा पहले था आज भी वैसा का वैसा ही है। अगर आप इस ह्यूमन बिहेवियर को देखना चाहते हैं तो आप चार्ट के द्वारा इसे समझ सकते हो, इसे देख सकते हो। यह चार्ट ह्यूमन बिहेवियर का सबूत है। आप ये मानकर चलिए कि चार्ट कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, यह ट्रेडर और इन्वेस्टर के द्वारा किए गए ट्रेड हैं और उनके बिहेवियर का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब हम सीधे इमोशन साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको यह आसानी से समझ में आ सके कि एक ट्रेड के दौरान ट्रेडर कैसे सोचता है, उसके माइंडसेट में कैसे बदलाव होता है, उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। दोस्तों, वीडियो में आप एक घुमावदार लाइन देख सकते हैं। इस लाइन को आप एक ट्रेडर का बिहेवियर समझ सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है बाजार के उस दौर से जब बाजार ना तो हाई पर होता है और ना ही बहुत लो पर, बाजार एकदम शांत होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि बाजार का ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड होता है और ट्रेडर इस साइडवेज ट्रेंड के बाद आने वाले ट्रेंड का इंतजार करता है। ट्रेडर सोचता है कि इसके बाद शायद लंबा बुलिश ट्रेंड चलेगा या लंबा बेरिश ट्रेंड चलेगा। ट्रेडर इस साइडवेज ट्रेंड में कोई भी पोजीशन लेने को अवॉइड करता है क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं इस साइडवेज ट्रेंड के बाद कौन सा ट्रेंड शुरू होगा। अब इस साइडवेज ट्रेंड के बाद बाजार में बुलिश ब्रेकआउट होता है, बाजार में तेजी की शुरुआत होने वाली है ऐसा लगने लगता है और इसी ब्रेकआउट के साथ शुरू होती है ट्रेडर की इमोशन साइकिल। ट्रेडर में इमोशंस की एक लहर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर पहला जो इमोशन ट्रेडर के अंदर आता है वो है ऑप्टिमिज्म, मतलब कि आशावाद या उम्मीद। जब चार्ट में ब्रेकआउट होता है और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तब ट्रेडर के मन में आशावाद की लहर आती है। इस समय ट्रेडर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में होता है। इस समय ट्रेडर यह सोचता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, फिर वहां पर थोड़ी देर रुके, इसके बाद में बाजार में बाइंग की पोजीशन बना सकता हूं। अगला जो इमोशन होता है वो है एक्साइटमेंट, मतलब कि उत्तेजना या आवेश। जब बाजार में और तेजी आने से ट्रेडर में उम्मीद और ज्यादा मजबूत होने लगती है तब वह सोचता है शेयर में अब अच्छी खासी तेजी आ गई है, अब शेयर के ऊपरी लेवल पर जाने के पूरे पूरे आसार हैं। अगला जो इमोशन है वो है थ्रिल, मतलब कि रोमांच। यहाँ पर ट्रेडर जैसा अनुमान लगाता है बिल्कुल वैसा ही होता जाता है, शेयर का भाव बढ़ता ही जा रहा है और यह देखकर ट्रेडर बहुत ही रोमांचित हो रहा है। ट्रेडर सोचता है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसे ही शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तब सही मौका देखकर बाइंग की पोजीशन बना लूंगा। अगला जो इमोशन है वो है ओवर इंथुजियाज्म, मतलब कि अति उत्साह। इस समय शेयर में ऐसी तेजी होती है कि शेयर का प्राइस नीचे ही नहीं आ रहा होता है, वह हाई पर हाई बना रहा होता है, प्राइस तो मानो नीचे आने को तैयार ही ना हो। इस स्थिति में ट्रेडर को हो जाता है ट्रेडिंग फोमो, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडर सोचता है कहीं ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए,
तो मैं एक काम करता हूँ, जिस प्राइस पर शेयर मिल रहा है चलो उसी प्राइस पर शेयर खरीद लेता हूँ। और अति उत्साह में आकर ट्रेडर बाइंग की पोजीशन बना लेता है। अब अगला जो इमोशन है वो है टेंशन, मतलब कि तनाव, चिंता। ट्रेडर ने शेयर में बाइंग की पोजीशन बना ली है, लेकिन बाइंग करते ही शेयर का भाव नीचे आ गया है, जिससे ट्रेडर को थोड़ी सी टेंशन होने लगी है। वह सोच रहा है कहीं मैंने जल्दी तो नहीं कर दी, लेकिन ट्रेडर यह भी सोच रहा है कि थोड़ी ही देर में शेयर का प्राइस वापस ऊपर आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है बस। अब अगला जो इमोशन है वो है रिजेक्शन, मतलब कि अस्वीकार। ट्रेडर यहाँ पर यह सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो इतनी बढ़िया तेजी चल रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। शायद कोई न्यूज आ गई होगी जिसके कारण बाजार नीचे आया है। मुझे इंतजार करना चाहिए, जैसे ही न्यूज का असर खत्म होगा बाजार वापस से ऊपर आ जाएगा। ट्रेडर सोचता है जो शेयर ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है, और जो शेयर नीचे आता है वह वापस ऊपर भी जाता है, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजार कहीं न कहीं से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आ जाएगा। अगला जो इमोशन है वो है फियर, मतलब कि डर। ट्रेडर सोचने लगता है कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अब तो लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से प्राइस नीचे आया है मुझे लग रहा है कि और भी नीचे जाएगा। अब मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, शायद अब कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, शायद अब कुछ हो जाए। ट्रेडर को लगने लगता है कहीं मुझे इतना बड़ा लॉस तो बुक नहीं करना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अगला जो इमोशन है वो है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि निराशा या मायूसी। अब ट्रेडर को लगने लगता है अरे बाप रे बाप, यह तो पिछले लो से भी नीचे लो बना रहा है, इसने तो सारे के सारे सपोर्ट ही तोड़ दिए। अब तो लॉस से बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था, मुझे स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए था। लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे एंट्री करते ही बाजार क्यों गिरने लगता है। चलो अब जाने देते हैं, जो हो रहा है होने दो। शायद यह लॉस होना मेरी किस्मत में ही लिखा था, अब क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लॉस बुक कर लेता हूँ और बाजार यहीं से बढ़ गया तो चलो मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ। अगला जो इमोशन है वो है पैनिक, मतलब कि आतंकित होना। यहाँ पर ट्रेडर यह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई है। ऐसा लगता है कि अब महीनों तक बाजार के लिए कोई भी अच्छी खबर आएगी ही नहीं। मुझे तो मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा लॉस हो रहा है। लगता है अभी सभी का यही हाल है बाजार में, कहीं बाजार में भूचाल तो नहीं आ गया, सभी को लॉस हो रहा है। अब शायद समझदारी इसी में है कि मुझे अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर बाजार यहीं से बढ़ गया तो? अब इतना रुक चुका हूँ तो क्यों ना थोड़ा और रुक जाऊं। अगला जो इमोशन है वो है सरेंडर, मतलब कि आत्मसमर्पण। अब ट्रेडर को लगता है कि अब बहुत हुआ, मार्केट पूरी तरह से पागल सांड की तरह बन चुका है, यह तो लगातार घटता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि बाजार में बेयरिश ट्रेंड चालू हो चुका है। मुझे यह समझने में देर लगी, पर अब कोई बात नहीं, बहुत देर से ही सही, पर अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। अब इससे ज्यादा लॉस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, पर अब और लॉस होने से तो बच जाएगा। अब बाजार को जिधर जाना है जाए, मैं तो बाजार से बाहर हो रहा हूँ। इस जगह आकर ट्रेडर थक हार कर एक बहुत बड़ा लॉस बुक कर लेता है, वह अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेता है। अगला जो इमोशन है वो है डिप्रेशन, मतलब कि हताशा, निराशा। इस समय ट्रेडर हताश होकर बैठा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वह सोचता है मैंने बाजार में उस समय एंट्री ली जब सारी इकोनॉमी खराब है, कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, बाजार में सभी लोगों का पैसा डूब रहा है। मैंने एक ट्रेड लिया और इतना बड़ा लॉस हो गया। अब मैं तब तक बाजार में ट्रेड नहीं करूंगा जब तक कि बाजार में तेजी का पूरा भरोसा नहीं हो जाता, जब तक बुलिश ट्रेंड शुरू नहीं हो जाता और फंडामेंटल भी मजबूत नहीं हो जाते। मेरा बहुत सारा लॉस हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड लेने से पहले
मुझे किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए थी। अगला जो इमोशन है वो है गिल्टी, मतलब कि आत्मग्लानि। अब ट्रेडर सोचता है, अरे यह क्या हो रहा है, क्या बाजार मुझे बेवकूफ बना रहा है? अचानक बाजार क्यों बढ़ने लगा? अभी अभी तो इतनी सारी बुरी खबरें आ रही थी, बाजार गिरता ही जा रहा था, फिर अब ये अचानक क्या हो गया? लगता है मैंने बेकार में ही अपनी पोजीशन से एग्जिट किया। थोड़ा और इंतजार कर लेता तो बहुत अच्छा होता। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैं थोड़ी सी देर और रुक जाता तो बाजार घूम फिर कर वहीं पर आ जाता। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगला जो इमोशन है वो है होप, मतलब कि आशा। अब ट्रेडर को लगने लगता है शायद अब मार्केट बढ़ने वाला है, लेकिन अभी वह प्राइस नहीं आया है जहां से बाजार बुलिश ट्रेंड में आएगा। ट्रेडर को लगता है कहीं पिछले ट्रेड की तरह फिर से वही ना हो जाए। ट्रेडर सोचता है मैं ट्रेड जरूर करूंगा, पर अभी नहीं। इस बार मैं सही समय और सही प्राइस का वेट करूंगा। जब बाजार ऊपर जाने लगेगा तभी मैं बाजार में एंट्री करूंगा। इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। अगला जो इमोशन है वो है रिलीफ, मतलब कि राहत या चैन। अब यहाँ पर ट्रेडर को यह लगने लगता है कि आखिरकार बाजार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अब बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया है और बाजार में भी अच्छी अच्छी खबरें आने लगी हैं। शायद अब फंडामेंटल भी मजबूत होने लगे हैं और बाजार में जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से यह लगता है कि जल्द ही बाजार में एंट्री करना पड़ेगी और यह अच्छी बात है। अब इस ट्रेड में मैं पिछले ट्रेड का लॉस कवर कर लूंगा। इसके बाद ट्रेडर में फिर से आशावाद या उम्मीद की लहर जाग उठती है। यह ह्यूमन बिहेवियर की अटूट श्रृंखला है या कहूं कि इमोशन साइकिल है, जिससे हर एक ट्रेडर तब तक गुजरता है जब तक कि वह इसे समझकर इन इमोशंस से प्रभावित होकर ट्रेडिंग करना बंद नहीं कर देता है। यह इमोशन साइकिल कोई साइंस नहीं है, यह तो सालों से देखा जा रहा ट्रेडर का बिहेवियर है, उसका माइंडसेट है जो कि कई सालों से ऐसा का ऐसा ही है। अगर आप इस इमोशन साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो तो इसका आसान सा तरीका यह है कि आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप अपने लिए जो ट्रेडिंग नियम बनाते हो, जो ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप जब ट्रेड करें तब लो रिस्क और इमोशन लेस होकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो या आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, या फिर आप दोनों एनालिसिस को मिलाकर अपना अनुमान निकाल सकते हो। जैसे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस से यह जान सकते हो कि कंपनी कितनी मजबूत है, और आप टेक्निकल एनालिसिस से यह जान सकते हो कि अगर शेयर में तेजी आएगी तो कब आएगी और कहां से आएगी, और अगर शेयर में मंदी आएगी तो कब आएगी और कहां से आएगी। दोनों की मदद से आप बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हो और अपने लिए ट्रेड करने के बेहतरीन मौके ढूंढ सकते हो। दूसरा जो काम आपको करना है वो है स्टॉप लॉस लगाना। आपने जो एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के आधार पर जो ट्रेड बन रहा है उसमें स्टॉप लॉस लगाना। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपके एनालिसिस में चूक हुई या आपका एनालिसिस गलत हो गया तो कितना लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाने से आपका रिस्क कंट्रोल में आ जाएगा, पर शर्त यह है कि यह आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से लगाया हो। इस स्थिति में अगर आपका एनालिसिस गलत भी साबित हो जाए तो भी आपका रिस्क एक कंट्रोल रिस्क होगा। तीसरा काम आपको करना है फॉलो ट्रेडिंग प्लान। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही ट्रेड में एंट्री लेना है। साथ ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का भी ध्यान रखना है। आप यह भी पहले से डिसाइड कर लें कि आपको ट्रेड में कब तक रुकना है, दिन के आखिर तक, मतलब कि इंट्राडे, या आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपके ट्रेड में एंट्री करते ही स्थितियां बदल जाए तो आप मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हो, लेकिन यह फैसला आपको इमोशंस में आकर नहीं करना है। अगर ट्रेड आपके टारगेट की दिशा में जाने लगता है तो आप तब तक ट्रेड में बने रहें जब तक कि टारगेट हिट ना हो जाए या फिर चार्ट में कोई नेगेटिव इंडिकेशन, मतलब कि नकारात्मक संकेत ना मिल जाए, और साथ ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करें। चौथा जो काम आपको करना है वो है इमोशन लेस ट्रेडिंग। दोस्तों, इस सीरीज को देखकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसमें इमोशंस का कोई महत्व नहीं है।
आपके इमोशंस आपको केवल इस ट्रेडिंग के बिजनेस में विचलित कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ट्रेड को सफल बनाने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आप उन इमोशंस की एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको लगता है कि ट्रेडिंग के समय आपके अंदर आ सकते हैं। फिर आप उन्हें पूरे डिसिप्लिन के साथ अवॉइड कीजिए। ऐसा करने से आप ट्रेडिंग प्लान पर फोकस कर पाओगे। अपने इमोशंस को कह दीजिए कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मैं एक इमोशनलेस ट्रेडर हूँ। मैं अपना प्रॉफिट और लॉस अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही लेना चाहता हूँ। आखिरी काम जो आपको करना है वो है थैंकफुल योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को धन्यवाद कहिए। ट्रेड के खत्म हो जाने के बाद आप अपने आप को थैंक्स कहिए कि आपने बिना किसी इमोशन में आए अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, सभी रूल्स को फॉलो किया। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, यह तो बाजार में ट्रेडिंग का हिस्सा है, जिसे आप पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए, जिसकी आप पूरी जिम्मेदारी लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इमोशन साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी कुछ और बातों को समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो लक का होना बहुत जरूरी है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वही यहाँ पर पैसा कमा सकता है। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा लॉस ही होता है। सब किस्मत की बात है भाई। इस विषय में आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जहां तक रही मेरी बात कि मुझे क्या लगता है, तो देखिए, मैं कभी भी किस्मत के भरोसे रहकर ट्रेड नहीं करता हूँ। हो सकता है कि किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो, वो जहां से बाय करे बाजार वहीं से ऊपर जाने लगे, वो जहां से सेल करे बाजार वहीं से गिरने लगे। लेकिन जब हम केवल किस्मत के भरोसे रहकर ट्रेड करेंगे तब हो सकता है कि 100 में से कोई एक ट्रेड अच्छा खासा पास हो जाए, बाकी के जो 99 ट्रेड फेल होंगे उनको क्या आप बेड लक कहोगे या अपनी मूर्खता? अगर किस्मत का सही मतलब शेयर बाजार में निकाला जाए तो मेरे हिसाब से वो यह होगा कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से उन मौकों को पहचाने जो आपको बाजार में अच्छी खासी कमाई करके दे। जब आप उन मौकों को पहचानने की कला सीख जाओगे तो आप भी शेयर बाजार में किस्मत वाले बन जाओगे। दोस्तों, कई लोग हैं जो शेयर बाजार में एक ही दिन में लखपति या करोड़पति बनने के हिसाब से आते हैं। तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शेयर बाजार कोई लॉटरी के टिकट की तरह नहीं है कि आपकी यहाँ पर एक ही दिन में 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंपाउंडिंग के सिस्टम को समझ जाओगे तो हो सकता है कि आप भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बहुत जल्द बना पाओगे। चलिए एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए का है। अब यहाँ पर आपका कैपिटल कितना भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000। मैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए बोल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल सा काम करना है। अगले 1 महीने में आपको इस कैपिटल का 10% प्रॉफिट कमाना है। मतलब कि 1 लाख रुपए का 10% हुआ 10,000 रुपए। अब आप में से कुछ लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि 1 लाख से 10,000 रुपए 1 महीने में, अरे यह तो आसानी से हो जाएगा। और कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि अरे 10%, यह कैसे होगा? देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेडिंग प्लान है जिसकी एक्यूरेसी 70% है तो आप 10% का रिटर्न 1 महीने में आसानी से निकाल सकते हो। बस यहाँ पर शर्त यही है कि आपके ट्रेडिंग प्लान की एक्यूरेसी कम से कम 70% होना चाहिए। अगर आप 1 महीने में 1 लाख रुपए का 10% प्रॉफिट निकाल सकते हो तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल अब हो जाएगा 1,10,000 रुपए का। अब दूसरे महीने में आपको अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट निकालना है। अब आपका कैपिटल है 1,10,000 रुपए का, तो आपका 10% प्रॉफिट बनेगा दूसरे महीने में 11,000 रुपए का। तो अब आपका कैपिटल हो जाएगा 1,21,000 रुपए का। अब तीसरे महीने में आपको अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट निकालना है। अब आपका कैपिटल है 1,21,000 रुपए का, तो आपका 10% प्रॉफिट बनेगा तीसरे महीने में 12,100 रुपए का।
तो अब आपका कैपिटल हो जाएगा 1,33,100 रुपए का। ऐसा अगर आप लगातार 12 महीनों तक करते जाओगे तो आपका कैपिटल बन जाएगा 3,13,842 रुपए का, मतलब कि 2,13,842 रुपए का प्रॉफिट एक साल में। और अगर आप हर महीने 15% का प्रॉफिट निकाल पाओ तो आपका कैपिटल हो जाएगा 1 लाख से 5,35,025 रुपए का, मतलब कि 4,35,025 रुपए का प्रॉफिट एक साल में। आप इसकी शुरुआत 5% प्रॉफिट के साथ भी कर सकते हो और जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे तो आप अपने लिए इस प्रतिशत को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के चारों एपिसोड देख लिए होंगे और उन चारों एपिसोड को देखने के बाद आपको अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट का अच्छे से पता चल चुका होगा। तो चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। इन सवालों से आपको यह पता चलेगा कि आप ट्रेडिंग करने के लिए साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हैं या नहीं। इन सवालों को मैंने 2 अलग अलग पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में टोटल 12 सवाल हैं और दूसरे पार्ट में टोटल 13 सवाल हैं, मतलब कि टोटल 25 सवाल हैं। हर सवाल के बाद आपको अपने आप को कुछ नंबर भी देना है। तो पहले पार्ट के सवालों के जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना है। अगर आपका जवाब है नेवर, मतलब कि कभी भी नहीं, तो आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जवाब है वेरी फ्यू, मतलब कि बहुत कम, तो आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जवाब है मेनी टाइम्स, मतलब कि कई बार, तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जवाब है सम टाइम्स, मतलब कि कभी कभी, तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपका जवाब है ऑलवेज, मतलब कि हमेशा, तो आपको इसके 0 नंबर मिलेंगे। तो आपको इन 5 ऑप्शंस के हिसाब से ही अपने आप को नंबर देना है। तो पहला सवाल है, जब भी आपका ट्रेड फेल होता है तब आप निराश हो जाते हो और कुछ टाइम तक अपने आप पर गुस्सा करते हो। आप ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से अपना जवाब चुन सकते हो और अपने आप को उस हिसाब से नंबर दे सकते हो। दूसरा सवाल है, आप हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट और ज्यादा प्रॉफिट यही सोचते रहते हो। तीसरा सवाल है, आप छोटी छोटी बातों से टेंशन में आ जाते हो। चौथा सवाल है, आप अपनी टेक्निकल स्किल से ज्यादा अपने लक या नसीब पर भरोसा करते हो। पांचवा सवाल है, बाजार में सट्टा खेलना और रिस्क को मैनेज नहीं करना आपकी आदत है। इस आदत को कंट्रोल करना आपको बहुत मुश्किल लगता है। छठा सवाल है, आपको अपनी एक्सेप्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट होने पर आप अपनी ट्रेडिंग से खुश होते हो। सातवां सवाल है, आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है जो कि आपको ट्रेडिंग करने से ही मिल सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। आठवां सवाल है, रूल्स को फॉलो करना आपको पसंद नहीं है, इसके बदले आपको अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेडिंग करना पसंद है। नौवां सवाल, अगर आपकी इच्छा के अनुसार ट्रेड नहीं चला तो आप इसका दोष बाजार को देते हो। 10वां सवाल है, आप इमोशन में आ जाते हो। 11वां सवाल है, असफलता के लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मानकर इस विषय में बहुत देर तक सोचते हो। 12वां सवाल है, आपका ट्रेड फेल होने पर या स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका टेक्निकल एनालिसिस से भरोसा उठ जाता है। तो दोस्तों, यह था सवालों का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपसे 12 सवाल पूछे। मुझे उम्मीद है कि आपको उनके जवाब भी मिले होंगे। अब हम सवालों के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको इन सवालों के जवाब कुछ इस हिसाब से देना है। अगर आपका जवाब है ऑलवेज, मतलब कि हमेशा, तो आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जवाब है समटाइम्स, मतलब कि कभी कभी, तो आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जवाब है मेनी टाइम्स, मतलब कि कई बार, तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपका जवाब है वेरी फ्यू, मतलब कि बहुत कम, तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपका जवाब है नेवर, मतलब कि कभी भी नहीं, तो आपको इसके 0 नंबर मिलेंगे। अब आपको इन ऑप्शंस के हिसाब से अपने आप को नंबर देना है। तो पहला सवाल है, ट्रेडिंग के दौरान आप में कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा सवाल है, आप कड़ी मेहनत करना पसंद करते हो। तीसरा सवाल है, स्वभाव से आप एक आशावादी व्यक्ति हैं। जीवन की ओर देखने का आपका नजरिया सकारात्मक है। चौथा सवाल है, समस्याओं को आप हल कर सकते हो। पांचवा सवाल है, आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपके लिए गए डिसीजन का परिणाम स्वीकार करने की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए। छठा सवाल है, आपको जो बातें पसंद आती हैं उसमें आप घंटों तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो।
7वां सवाल है, आपको लगता है कि ट्रेडर अपनी असफलता से ही सीख सकता है। 8वां सवाल है, चैलेंजिंग परिस्थितियों में आपको काम करना अच्छा लगता है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। 9वां सवाल है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तब आपके दिमाग में यह बात स्पष्ट होती है कि ट्रेड में से कब और कैसे बाहर निकलना है। 10वां सवाल है, आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट यह एक बहुत ही जरूरी चाबी है। 11वां सवाल है, बाजार में कमाई करने के लिए हर दिन कई मौके मिलते हैं, ऐसा आपको लगता है। 12वां सवाल है, बाजार की जानकारी हासिल करने के लिए आर्थिक अखबार और किताबों को पढ़ते हो। 13वां सवाल है, आप अपने सभी ट्रेड की जानकारी, ट्रेडिंग के अनुभव एक डायरी में नोट करते हो। दोस्तों, यह था सवालों का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपसे 13 सवाल पूछे। तो अभी तक मैंने आपसे पूरे 25 सवाल पूछे हैं। इन 25 सवालों के जवाब के आधार पर मिलने वाले नंबर को जोड़कर आप कौन से ग्रुप में आते हो यह जान सकते हो। अगर आपके नंबर 76 से 100 के बीच में आते हैं तो आप ग्रुप ए में आते हो। अगर आपके नंबर 51 से 75 के बीच में आते हैं तो आप ग्रुप बी में आते हो। अगर आपके नंबर 26 से 50 के बीच में आते हैं तो आप ग्रुप सी में आते हो। और अगर आपके नंबर 0 से 25 के बीच में आते हैं तो आप ग्रुप डी में आते हो। आप किस ग्रुप में आते हो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ग्रुप का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप ए में आते हो मतलब कि आपके नंबर 76 से 100 के बीच में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के सभी गुण आपके अंदर विकसित हो चुके हैं। साथ ही आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है, इसलिए ट्रेडिंग में आने वाली किसी भी समस्या को आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का माइंडसेट आपने विकसित कर लिया है। अगर आप ग्रुप बी में आते हो मतलब कि आपके नंबर 51 से 75 के बीच में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी आप एक एवरेज ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग में आपको अच्छी सफलता मिलेगी इसकी उम्मीद अभी कम है, लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास अभी कुछ क्वालिटीज हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए अभी आपको थोड़ी और मेहनत करना पड़ेगी, साथ ही आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट को सुधारना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने के लिए अभी आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। अगर आप ग्रुप सी में आते हो मतलब कि आपके नंबर 26 से 50 के बीच आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लॉस सहन नहीं कर सकते हो। अगर आपके डिसीजन गलत हुए या आपको लॉस हो जाए तो आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, जिसके कारण आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो और ना ही ट्रेडिंग रूल्स को सही से फॉलो कर पाते हो। इस स्कोर के साथ ग्रुप सी के लोगों को ट्रेडिंग करने की सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आपको लगभग 100 चार्ट को रोजाना एनालिसिस करना पड़ेगा, चाहे आप इंट्राडे लेवल पर एनालिसिस करें या पोजिशनल लेवल पर। आपको हर रोज कम से कम 100 चार्ट को एनालिसिस करना ही है। अगर आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो ही आप ट्रेडिंग के विषय में सोचिए। अगर आपको एनालिसिस करने में आलस आता है तो आप ट्रेडिंग से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। यह बाजार आपके लिए नहीं है। आपको इस बाजार में रियलिस्टिक होकर सोचना है। ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले आपको लंबे समय तक पेपर ट्रेडिंग करना है, जिससे कि आपको ट्रेडिंग का अनुभव हासिल हो सके। ट्रेडिंग की शुरुआत से पहले आप किसी अनुभवी ट्रेडर से मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी को अपना मेंटोर बना सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी में आते हो मतलब कि आपके नंबर 0 से 25 के बीच में आते हैं तो आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि इस स्थिति में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। इन नंबर्स के साथ ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना आपके लिए नामुमकिन सा होगा। इस समय आपकी साइकोलॉजी का लेवल ही कुछ ऐसा है कि आप बाजार में सट्टा खेलने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो। ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा आपके मन में होगी, लेकिन याद रखिए ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिससे आपको मानसिक तनाव होता है और इसी तनाव के चलते आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकोगे, जिसके कारण आपको लॉस होने की पूरी संभावना है। आपको शायद यहाँ पर मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप अभी ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अभी आप ट्रेडिंग से जितना दूर रह सको
उतना दूर रहो, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप यह सोच रहे हो कि यह तो नामुमकिन है, तो आप उतने ही कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कीजिए जितना कि अगर लॉस में भी चला जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर आप ट्रेडिंग करने के बजाय इक्विटी मार्केट में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अगर आपके मन में फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करने का विचार आए तो तुरंत इसकी शुरुआत मत कीजिए। पहले आप टेक्निकल एनालिसिस के विषय में अच्छे से सीखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में जानिए। मेरी इस सीरीज को बार बार देखिए, लंबे समय तक पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, बाजार के विषय में जानिए, किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए और जब आपका स्कोर बढ़ जाए तब जाकर आप ट्रेडिंग करने की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की यह सीरीज पूरी कंप्लीट होती है। मुझे लगता है कि आपको इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इन 5 एपिसोड के बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में और वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी और जानकारी मुझे पता चलेगी तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको यह सीरीज कैसी लगी और आपका अनुभव क्या रहा, आपने क्या क्या नई चीजें सीखी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में अभी इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।